ब्रजेश कुमार। यस सर। रोल नंबर क्या है आपका? सर 100098। अपने बारे में कुछ बताइए ब्रजेश। Sir, I have completed my BCom from University of Delhi, and from there only I have completed my LLB degree. And after that, I started preparation for judicial services. I तो gave my first attempt in UP. I was ओके, unsuccessful, and then this is my first attempt in Bihar. वेरी गुड। तो आप जज क्यों बनना चाहते हैं? So first of all, I consider judiciary as independent, और उसमें हमें एक इंडिपेंडेंट तरीका से काम करने के लिए मिलता है। और दूसरा, एक जो जज की क्वालिटी होती है फर्म डिसीजन लेना, या साउंड नॉलेज होना, या लॉ के इंटरप्रिटेशन कहाँ पे किस तरीके से किस लॉ को इंटरप्रेट करना है, कहाँ पे लिबरल इंटरप्रिटेशन देना है, कहाँ पे पर्पसिव देना है, तो वो मुझे लगता है कि इन सारी क्वालिटीज़ मेरे में है, इसलिए मैं जज के लिए अप्लाई किया। ओके। एक अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था SC ST सब क्लासिफिकेशंस को लेकर, जी सर। उसका नाम बताइए। सर स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। क्या था इसमें? सर ये 7 जज बेंच के पास मैटर गया था, 5 जज बेंच ने रेफर किया था, 6-1 का डिसीजन है, और बेला एम त्रिवेदी डिसेंटिंग ओपिनियन रखी है अपना। इसमें मेन इशू, कोर इशू ये था कि एक इससे पहले ईवी चिन्नैया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था, क्या उसको रिकंसिडरेशन की जरूरत है, ये मेजर इशू था। और दूसरा इशू ये था कि SC ST में क्या सब क्लासिफिकेशन अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके। आप बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी सर। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बताइए कुछ। सर बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, बिटवीन इंग्लिश और हमारे साइड से 3 लोग थे। तीन कौन कौन थे? इंग्लिश में सर हेक्टर म्यूनरो थे, और हमारे यहाँ से सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम टू, ये तीनों इकट्ठे ज्वाइंट लड़ रहे थे। ओके। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वुमेन रिजर्वेशंस को लेकर, उसका नंबर बताइए और उसके प्रोविजन बताइए। सर एग्जैक्टली नहीं याद है, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं केस करना चाहूँगा, क्योंकि हाँ हमसे बिल्कुल, बिल्कुल। सर 106th अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, उसमें आपका 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया है पार्लियामेंट में। ओके, केवल पार्लियामेंट में? सर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स और लोकल इलेक्शन सब जगह पे दिया गया है उसको, लेकिन उसका इन्फोर्समेंट डेट आगे के लिए रखा गया है। ओके, उसमें केवल लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बस इन दोनों को ही काउंट किया जाएगा, ठीक है? सर लोकल इलेक्शंस, नो, पंचायत। नो, नो। लोकल इलेक्शंस में ऑलरेडी 1/3 का रिजर्वेशन चल रहा है। अच्छा। वो इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करता है वो। ओके सर, और दिल्ली सर? सभी स्टेट्स के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो डिसाइड करते हैं जो लोकल चुनाव होते हैं। जी। दिल्ली। दिल्ली यूनियन टेरेटरी है, तो वहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो वो केंद्र सरकार ही करेगी उसका। आप मुझे बताइए, आपने हॉबीज में लिखा है प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी। जी सर, ऑनलाइन गेम्स भी मैं खेलता हूँ। ओके। शेड्यूल 8 बताइए क्या कहती है कॉन्स्टिट्यूशन की। सर शेड्यूल 8 कॉन्स्टिट्यूशनल जो भारत के लैंग्वेजेज हैं उसको मेंशन किया गया है, उसमें 22 लैंग्वेजेज को मेंशन किया गया है। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जो रीजनल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा, उसका नाम बताइए। सर मुझे देखना पड़ेगा। ओके, प्लीज रेस्पेक्टेड मम्मी जैन सर, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। राजेश, जी सर। चलिए मैं आपसे एक सबसे पहले एक प्रॉब्लम आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। Where a patient dies while under operation by a doctor, जी। who after the death removes the liver of the deceased for transplantation to another patient without the knowledge and consent of the deceased family members. जी। Okay, जी। बताइए मुझे what offense the doctor committed? क्या किसी बॉडी पार्ट का को बॉडी से रिमूव करना और उसका ट्रांसप्लांटेशन कराना, क्या ये थेफ्ट की डेफिनेशन में आएगा? क्या आपको लगता है इस बात को?
सर थेफ्ट के डेफिनेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, और ओके जैसा कि हमारे केस में ये शो हो रहा है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से कि द डॉक्टर हैज नॉट टेकन द परमिशन, तो ओके। दैट शोज हिज बैड इंटेंशंस। ठीक है ब्रजेश, आप ये बताइए, आपने केस सुना होगा अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, बहुत लीडिंग केस था। जी ये सर। किसके रिगार्डिंग था? सर ये राइट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स के रिगार्डिंग था। ये कैसा राइट था, आप ये बताइए, किस किस सेक्शन के रिगार्डिंग ये बात की गई थी इसमें? सर अरेस्ट सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। 41 और 498 ए प्रोपर्टी। 498। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा आप बताइए मुझे, ए इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स वेल, जी व्हाट ऑफेंस ए कमिट्स? सर, अकॉर्डिंग टू मी ही हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल फोर्स यूजिंग द। क्रिमिनल कोड। ओके ओके। ये बताइए मुझे, according to section 25 an agreement, according to section 25 of Indian Contract Act, an agreement made without consideration void. जी Is सर। there any exception in section 25? Yes, sir. There are three exceptions under Section 25. The first, the exceptions has been given as a proviso. The first proviso deals with the contract which has been done out of the course of natural love and affection. So उस केस में हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है कि पास्ट वॉलेंटरी वर्क, कि अगर कोई पास्ट में इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि वर्क होना चाहिए, जो काम किया है वो पास्ट में होना चाहिए और वॉलेंटरी होना चाहिए। तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है बिना कंसिडरेशन के पॉसिबल है। और जो लास्ट एंड जो थर्ड है उसमें है टाइम बार्ड डेट। तो टाइम बार्ड डेट को लेकर के अगर कोई प्रॉमिस किया जा रहा है तो वो भी एक ठीक है, हार्ड। तो ब्रिजेश अगर ये कहा जाए कि जो जुडिशियल सेपरेशन है वो डाइवोर्स की पहली सीढ़ी है, तो क्या ये कहना सही होगा? सर हर केस में ये सही नहीं होगा कहना, क्योंकि जरूरी नहीं कि डिवोर्स से पहले जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर पास हो ही। किसी किसी केस में डायरेक्टली डिवोर्स का भी डिक्री पास हो जाता है, और किसी किसी केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहले जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर पास करते हैं, उसके बाद डिवोर्स डिवोर्स का डिक्री पास करते हैं, अगर जुडिशियल ठीक सेपरेशन से फिर से मैरिटल स्टेटस सामने नहीं आ जाता है या बैलेंस नहीं हो जाता है। ठीक है। ब्रिजेश, आपने सुना होगा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जी क्या होता है ये और किस तरह के मैटर को डील करता है? सर, ये कंज्यूमर सर्विसेज में से रिलेटेड मैटर को डील करता है, जहाँ पे डिफिशियंसी इन सर्विसेज या कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है तो उसमें उसको कुछ फॉल्ट मिल रहा है और उसको सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा और वो गारंटी में है, और जो शॉपकीपर या रिटेलर है वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो देन वी कैन मूव आवर एप्लीकेशन इन कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है। ये बताइए, भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, दैट इज कॉल्ड आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर इक्वली मैं इसको फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों को कम्प्लीमेंट्री देखता हूँ एक तरीके से, कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रीएम्बल में मेंशन है, उसको अचीव करने के लिए तीनों को इक्वली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और तीनों को इक्वल फुटिंग से देखना पड़ेगा। क्योंकि केवल फंडामेंटल राइट क्लेम करने से ना ही डेवलपमेंट होगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे। केवल स्टेट से राइट क्लेम करके हम नहीं कर पाएंगे, उसके अपोजिट साइड हमें अपना जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसे भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है। ये बताइए, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है? सर ये डॉक्ट्राइन अगर कोई एक्ट है जो कि डायरेक्टली इम्परमिसिबल है हमें करना, तो दैट वी कैन नॉट इवन डू इनडायरेक्टली। सपोज अगर कोई मैटर यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में मेंशन है, और यूनियन अपना उस पर कोई लॉ बनाती है जो कि स्टेट के एम्बिट में के अंदर जाता है, तो यूनियन विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग सच लॉज।
because directly it has been barred under state list, so union cannot extend its law in the ambit of state list indirectly. ठीक है, एक मैगजीन है नेमोजुडेक्स कॉजा सिम्पोआ, व्हाट इट सेज? So it means no one shall be judged in his own cause. इसका मतलब है ये बेसिक नेचुरल जस्टिस के इन लाइन विद ये मैक्सिम है कि अपना कोई भी मैटर खुद से आप उसमें हैंडल या जज नहीं कर सकते, जिसमें कि आप ठीक है, ठीक है ब्रजेश, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है कि कंसिडरेशन एक शब्द है जो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है और ये कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंस है वो कंसिडरेशन है, तो आखिर इसकी रेलेवेंसी क्या है और ये आखिर क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? सर कंसिडरेशन से पहले प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है, और जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है तो वो प्रॉमिस के स्टेज पे पहुंच जाता है। प्रॉमिस में जैसे ही कंसिडरेशन जुड़ता है और उसमें सेक्शन 10 की वैलिडिटी आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म हो जाता है। एज सुन एज कंसिडरेशन बिकम्स लॉफुल और सेक्शन 10 के सारे इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के स्टेज पे लाने के लिए कंसिडरेशन एसेंस बन जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी प्रॉमिस में से कंसिडरेशन को हम हटाते हैं, वो इन्फोर्सिएबल नहीं रहता है, वो केवल और केवल एक प्रॉमिस के स्टेज पे रहता है। और प्रॉमिस इज नोवेयर इन्फोर्सिएबल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इन्फोर्सिबिलिटी को लाने के लिए कंसिडरेशन एसेंस हो जाता है। ठीक है ब्रजेश, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सत्येंद्र सर। ब्रजेश जी, जी सर। आप मुझे बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? टेम्पोररी पीरियड के लिए इलेक्शन के बाद जो ओथ सेरेमनी होता है मिनिस्टर्स का, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो जितने मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, उनको ओथ दिला पाए। वो एक ओनली मिनिस्टर्स या ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट या ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? कैबिनेट को तो स्पीकर सर माफ कीजिएगा, शायद सारे ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा है। भारत में इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है अभी तक? सर 3 बार। कब कब? सर पहली इमरजेंसी लगी थी चाइना के साथ हम वार किए थे, तो हमारा वार हुआ था, तो वॉर में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा था। और उसके ईयर बाद बताइए। सर 1962। वेरी गुड। और फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था, उसमें भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा था। और तीसरा इमरजेंसी जो है वो इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे लगा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 1976 में। ओके, आप ये बताइए बिहार के अभी गवर्नर कौन है? सर श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बिहार और के। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन। इसमें आपने के वर्ड जो यूज किया है, जी इसका फुल मीनिंग क्या है? सर कृष्ण विनोद चंद्रन। आपका मॉक कंप्लीट होता है। ब्रजेश कुमार, जी सर। कैसा लग रहा है आपको अभी? सर ठीक लग रहा है। क्या रियलाइज हो रहा है, कहाँ कहाँ पे काम करने की जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशंस में जो वेरियस डॉक्ट्रिन्स हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है, और जो नॉर्मल पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग होता है उस पर, और करंट पे सबसे ज़्यादा। वेरी गुड। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे सर ने बताई है। एक तो आपको अपनी हॉबीज़ पे काम करना है। इसमें कंट्राडिक्शन हो रहा है, आपने लिख भी रखी है, आपने जो हमें फॉर्म फिल करके दिया था उसमें प्लेइंग क्रिकेट वाचिंग मूवी लिख रखा है। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा सर मैं गेमिंग भी करता हूँ। फिर मैंने कुछ गेम का नाम पूछा तो आपने सीधा कंट्राडिक्शन आंसर करा कि सर मैंने 2 साल से खेला ही नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी निगेटिव वे, ठीक है? आप ऐसे नहीं बच सकते हो, ना ही आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं इंटरव्यू में खासकर, ठीक है? या तो आप बताइए मत ना। और जैसे प्लेइंग क्रिकेट है या वाचिंग मूवी है, तो इसमें आप ये तो कह सकते हैं कि सर आई एम सॉरी कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट ये नहीं कह सकते कि मैं 2 साल से क्रिकेट खेला ही नहीं है, या मैं क्रिकेट केवल देखता हूँ खेलता नहीं हूँ। मतलब हॉबीज़ में ये पर्टिकुलर मेंशन थोड़ी नहीं करेंगे कि अब ऐसे तो कल के दिन अगर कोई क्रिकेट देख रहा है तो वो कहेगा सर मैं तो क्रिकेट ग्राउंड में देखता हूँ, टीवी पे नहीं देखता हूँ। तो ये थोड़े से अननेसेसरी आंसर हो जाएंगे जो पैनलिस्ट को इरिटेट कर सकते हैं और इससे आपको नुकसान हो सकता है। प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हॉबी एक ही रखिएगा, और सभी हॉबीज़ जो भी, या तो प्लेइंग क्रिकेट
या वॉचिंग मूवी, आप इस पे जो भी आपको ठीक लगे एक, और उस पर थोड़ा डिटेल स्टडी कर लीजिएगा, पॉजिटिव आंसर करिए। यदि आपको हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है और आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो पोलाइट वे में इस फेस पर स्माइल रखते हुए आराम से उनको सॉरी बोलिएगा, ठीक है। एक तो आपका फेस जो है उसमें थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा यस गुड, ठीक है। अगर ये रखेंगे तो और बहुत वेरी गुड रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत है, बस कॉन्फिडेंस में पोलाइट आपको थोड़ा सा रहना है। नॉलेज आपकी एवरीथिंग इज गुड। कभी कभी ना आप जो पूछा गया उससे भी एक्स्ट्रा बता देते हो, ठीक है। जो पूछा गया है उससे भी आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जितना पूछा गया है बस उतना ही आंसर करना है, एक्स्ट्रा आंसर मत करिए। और ऐसे होता है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो या मैं आपसे कुछ सुन रहा हूँ, पैनलिस्ट आपसे सुन रहे हैं, वो बीच में रोकना चाहते हैं आपको, तो आपको क्या है तुरंत ही रुक जाना है, मतलब फिर ओवर टॉक नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ड्रेस कोड तो आप प्रॉपर जाएंगे, अपने हेयर थोड़े छोटे करा लेना, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। थोड़े ऊपर वाले हेयर छोटे करा लेना, शेविंग वगैरह, बाकी एवरीथिंग गुड है आपका। ऑनलाइन में तो खैर आप कैमरे को ही देख रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में जब भी आप जाएंगे तो पैनलिस्ट को सबको एड्रेस करते हुए बोलना है। जैसे मान लीजिएगा 4 पैनलिस्ट बैठे हैं तो इस तरीके से सबको आंसर करना है, ना कि किसी एक को, ठीक है। कुछ पूछना है आपको? सर ये कि मतलब ज़्यादा आंसर मैं किस वे में कर रहा था? नहीं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे हैं। अगर इंग्लिश भी आपकी अच्छी है लेकिन आपको लगता है कि पैनलिस्ट हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे भी हिंदी में करना चाहिए, तो आप तुरंत परमिशन लीजिए। जैसे ही अपना मीडियम चेंज करना है तो आप तुरंत परमिशन लीजिएगा कि सर मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ क्या, मैं आई कैन टॉक इन इंग्लिश, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। परमिशन से लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा और उससे आदर भाव और रेस्पेक्ट की भावना जो है आपके मन से जाएगी, तो वो आपके मौके के लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक तो लीगल इश्यूज प्लीज इस पे काम करिएगा जितने हो सकते हैं, लीगल इश्यूज, एंड लीगल इश्यूज के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशंस को प्लीज और थोड़ा सा कर लीजिएगा। बक्सर वॉर के बारे में मैंने पूछा था तो उसके प्रॉपर नाम नहीं बता पाए थे आप, ठीक है, भूल गए थे। तो वो बक्सर क्योंकि आप वहाँ से रिलेटेड हैं तो इस तरह से, और सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट बिल भी था उसमें भी आप फंस गए थे, वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हैं, ठीक है। तो वो आप उसका ध्यान, आप गलत वर्ड यूज कर रहे थे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के लिए नहीं है पूरा का पूरा, क्योंकि पार्लियामेंट में तो राष्ट्रपति भी आता है और पार्लियामेंट में लोकसभा भी और राज्यसभा भी है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा शब्दों का, प्रोटम स्पीकर भी आप सही से नहीं बता पाए थे, इसको प्लीज पढ़ लेना आप, ठीक है। कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर में तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है। यस, जब भी नई लोकसभा या नई विधानसभा का चुनाव होता है उन्हीं में से किसी सीनियर मोस्ट को जो है शपथ दिलाने के लिए, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द ओथ, बस इसके लिए जो है प्रोटेम स्पीकर को चुना केवल जाता है। लोग ओथ, ओथ के साथ साथ नए स्पीकर चुनने के लिए 2 काम होते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2 बस चीज़। बस, क्योंकि राज्यसभा में तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा का भी समाप्त थोड़ी होती है। राज्यसभा से। सर राज्यसभा में जो नए एमपी चुन के आते हैं उनको वोट कौन दिलाता उनको तो है? चेयरमैन साहब ही दिलाएंगे, क्योंकि 1/3 मेंबर आते हैं पर 2 ईयर में, तो वो चेयरमैन साहब ही दिलवा देते हैं, या मतलब उनका वाइस कोई, या या वाइस प्रेसिडेंट, या फिर उनका कोई सबॉर्डिनेट जिसको वो ऑथोराइज करे। देखिए ब्रजेश, आप ना सेक्शन 297 देख लीजिएगा, 297 आईपीसी, जो मैंने ट्रांसप्लांटेशन की बात की थी, वो सेक्शन 297 में थेफ्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है सर। इसे अच्छे से देख ठीक है, लेना आप ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉलेज है, बस थोड़ा शब्दों का चयन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलत शब्द का चयन कर लिया आपने तो गलती गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जी सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।